चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग देखो, कई बार होता क्या है, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें कुछ मिस्टेक्स कर देते हो, ठीक है, जिनको हम जनरली बग बोलते हैं। बग जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और जो ये बग है ये जनरली आपके लॉजिकल टाइप के हो सकते हैं, लॉजिक एरर। दूसरा आपके हो सकते हैं कि भाई सिंटैक्टिक टाइप के। किरण, वो टॉपिक जो आप कह रहे हो वो मैं बाद में करवा दूंगा आपको किसी दिन। जो लॉजिकल एरर होते हैं ये होते हैं जनरली आपकी जो पुअर अंडरस्टैंडिंग है कि भी जो आपने एक लॉजिक डेवलप करना था किसी प्रॉब्लम के लिए, वो आप प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाए। समझ रहे हो? बेसिकली आपने जो लॉजिक डेवलप करना है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है कि कैसे उसका लॉजिक आप डेवलप करोगे। ये होता है लॉजिकल एरर। सपोज करो कहीं पर आपने किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर आपने प्रोग्राम में एग्जिट करना था, रिटर्न स्टेटमेंट लगानी थी, लेकिन आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई, तो आपका जो फ्लो है वो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाएगा, है ना? तो वहां पर आपका लॉजिकल एरर है, आपने लॉजिक प्रॉपर नहीं डेवलप कर रखी है। आपने जो भी आपने वो प्रोग्राम था, जो प्रॉब्लम थी, उसका जो सॉल्यूशन आपने करना था। और जो सिंटैक्टिक एरर होते हैं इनको सिंटैक्स एरर भी बोल देते हैं। ये होता है बेसिकली जब आपने जो प्रोग्राम है, जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, उसकी अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से आता है। जैसे सपोज करो सी के अंदर हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। अगर आप सेमीकोलन ना लगाओ किसी स्टेटमेंट के बाद तो आपको एरर मिलेगा, सिंटैक्स एरर, है ना? जैसे आप फंक्शन डिफाइन करते हो, मान लिया फंक्शन है कोई, वॉइड फंक्शन, इसके बाद सेमीकोलन नहीं आता और इसके बाद ब्रैकेट आती है फंक्शन डिफाइन करते टाइम, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दोगे तो भी ये एरर दे देगा, है ना? तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम सिंटैक्स एरर, जहां पर आपकी प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज ना होने के कारण आते हैं। समझ में आ रही है बात? ये दोनों लॉजिकल एरर क्या है, सिंटैक्स एरर क्या है, ये क्लियर है? अब कई बार क्या होता है, कुछ एरर होते हैं इनके अलग, ना तो लॉजिकल एरर है ना वो सिंटैक्स एरर है, फिर भी एरर है। समझ रहे हो? ना तो आपने लॉजिक में कुछ गड़बड़ कर रखी, लॉजिक भी आपका प्रॉपर ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी प्रॉपर आती है, वहां पर भी आपने कोई मिस्टेक नहीं कर रखी, फिर भी एरर आ जाता है।
उनको बोलते हैं हम एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस। इसी के बारे में ये अपना जो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन आ जाते हैं जो, उनको हमने हैंडल करना है। एक्सेप्शन क्या होते हैं? ये रन टाइम पर होते हैं, रन टाइम पर। रन टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। जो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कि भाई मैंने एक एरे ली, एरे जिसका साइज 10 है, ठीक है, एरे है जिसका साइज 10 है, और 10 है तो मतलब 0 पोजीशन से लेकर 9th पोजीशन तक मैं इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ, है ना। अब सपोज करो मैं लिखता हूं एरे 11 इजिकल टू 5। क्या इसमें कुछ लॉजिकल एरर है? नहीं। आपने एक पोजीशन के ऊपर एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू गलत दे गए बाय मिस्टेक, लेकिन लॉजिक तो आपका ठीक है। अब क्या इसमें सिंटैक्स का एरर है? सिंटैक्स तो सी के अकॉर्डिंग है, जैसे हम सी में प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन जब आप इसको रन करोगे, रन करते टाइम ये एरर दे देगा कि भाई इस पोजीशन पर तो आप एरे के एलिमेंट इंसर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एरे का साइज ही 0 to 9 है। आप 11th पोजीशन पर उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, है ना। तो इसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन, इस टाइप के केसेस को रन टाइम एरर। रन टाइम अनयूजुअल सिचुएशन आने के कारण होता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है ना? देखो, जो एक्सेप्शन है इसको हम जनरली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस। सिंक्रोनस कौन से होते हैं और एसिंक्रोनस कौन से होते हैं वो देखेंगे। देखो, जब कई बार इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है जहां पर जो प्रोग्रामर है जिसने उसको कोड करना है उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो रोक ही नहीं सकता उस एक्सेप्शन को, उस सिचुएशन को आने से। उसको बोलते हैं हम एसिंक्रोनस, ठीक है। मतलब प्रोग्रामर उसको रोक नहीं सकता, वो तो आएगा ही आएगा अगर आना है तो। इस टाइप का एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? सपोज करो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और सडनली लाइट चली जाए। मान लेते हैं कि भाई आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और पावर बैकअप नहीं है आपके पास, और सडनली लाइट चली जाए, आपका जो प्रोग्राम है वो वहीं रुक जाएगा, है ना। इसमें प्रोग्रामर बेचारा क्या कर सकता है? प्रोग्रामर ने तो अपना प्रोग्राम लिख दिया और रन कर दिया, लेकिन फिर भी उसका प्रोग्राम में एक रन टाइम के ऊपर एक अनयूजुअल सिचुएशन आ गई, है ना।
इस टाइप के बोलते हैं हम एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। और कई बार होता है कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर प्रोग्रामर चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकता था, लेकिन चलो किसी भी रीजन से वो नहीं कर पाया, वो आ जाता आपका सिंक्रोनस के अंदर। जैसे आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन है, आउट ऑफ रेंज, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था आउट ऑफ रेंज इंडेक्स। आपका एरे का साइज 10 है, आप 11th पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, आउट ऑफ रेंज हो गया वो, है ना। तो इस टाइप का जो एक्सेप्शन है वो आपका सिंक्रोनस के अंदर आ जाता है। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? दो तीन लेक्चर चलेगा ये टॉपिक अपना, तो सारा क्लियर हो जाएगा। देखो अब जो अपना ये टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, आपके में वही चलो एक्सेप्शन आ गया, अनयूजुअल सिचुएशन आ गई, अब उसको हैंडल भी तो करना है। आप ये थोड़ी कि आपका प्रोग्राम बीच में रुक जाए, ऐसा तो नहीं चाहोगे आप। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई आपका प्रोग्राम बीच में रुक सकता है किसी कारण से, तो आपने उसको हैंडल करना है ताकि वो सिचुएशन आपकी स्किप हो जाए और आपका प्रोग्राम कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता रहे। जो बाकी काम करने हैं वो काम तो करे, वो एक्सेप्शन आ गया चलो अलग बात है, लेकिन जो बाकी काम करने हैं प्रोग्राम ने वो तो करे। वो कुछ सिचुएशन हमने देखनी है कि भाई एकदम बंद नहीं होना चाहिए आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका, उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग है अपने पास। इसमें बेसिकली हम चार काम करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्सेप्शन को, वो स्टेटमेंट फाइंड करते हैं जहां पर एक्सेप्शन आ सकता है। फाइंड द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम लिख लो इसको बेटर रहेगा, फाइंड द प्रॉब्लम, और इसको बोलते हैं हिट द एक्सेप्शन। मतलब प्रॉब्लम फाइंड कर लिया आपने और हमने उसको हिट कर लिया एक्सेप्शन को, मतलब फाइंड कर लिया हमने किस वजह से एक्सेप्शन आ सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम तो मिल गई, एरर तो मिल गया कि इस स्टेटमेंट की वजह से एरर आ सकता है, आ सकता है, आएगा नहीं ये नहीं कहा मैंने, आ सकता है। अब उसके बाद हम इन्फॉर्म करेंगे कि भी एक्सेप्शन मिल गया अगर आ जाता तो, इन्फॉर्म दैट एरर हैज occurred। अब इन्फॉर्म करना है, ये काम करते हैं हम थ्रो स्टेटमेंट से, थ्रो द एक्सेप्शन। ये डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें मैं। उसके बाद आपने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, कोई ना कोई उसको रिसीव भी करेगा, है ना। थ्रो कर दिया, फेंक दिया आपने, कैच भी तो करेगा कोई। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आती है, थर्ड काम आता है आपका रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन। इसके इसको बोलते हैं कैच द एक्सेप्शन, ठीक है। फिर आता है, अब आपने एक्सेप्शन मिल गया, एक्सेप्शन आपने थ्रो कर दिया, एक्सेप्शन उसके बाद आपने कैच कर लिया, अब एक्सेप्शन को डील भी तो करना है। क्या एक्शन लेना है आपने उसके ऊपर, टेक करेक्टिव एक्शन। मतलब हैंडल द एक्सेप्शन, क्या काम करना है जब आपको एक्सेप्शन मिल गया, ठीक है। ये चार स्टेप होते हैं जो हम फॉलो करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में।
देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग में मेनली जो अपने पास आते हैं 3 कीवर्ड होते हैं मेनली। एक होता है ट्राई कीवर्ड, फिर आता है कैच, सॉरी बीच में एक थ्रो भी आता है। जब ट्राई में आप देख, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये कीवर्ड क्या क्या काम करते हैं। देखो जब कोई स्टेटमेंट आपको ये लगता है कि भी ये स्टेटमेंट आपका एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है, तो उस स्टेटमेंट को आपने एक ब्लॉक के अंदर लिख देना है। ये ब्लॉक बना दिया और इसके अंदर उन स्टेटमेंट्स को आपने लिख देना है, और इन ब्लॉक के ऊपर आपने ट्राई लिख देना है। इसको बोलते हैं ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक का काम समझ में आ गया कि भाई जो स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है उसको आपने ट्राई के अंदर लिख देना है। अब ट्राई के इमीडिएट बाद, ट्राई के इमीडिएट बाद कैच स्टेटमेंट आती है। कैच स्टेटमेंट, कैच ब्लॉक करो। अगर इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट है उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, उसके बाद कंट्रोल आएगा आपका ट्राई के बाहर, उसके बाद वाली स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जिस स्टेटमेंट में आपको एक्सेप्शन मिल गया उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी ट्राई के अंदर, और कंट्रोल आएगा ट्राई के बाहर। ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं, जैसे वो एक एल्स आपने देखा होगा, इफ के साथ मल्टीपल एल्स एल्सी करके हम लगा सकते हैं। तो ट्राई के साथ भी मल्टीपल कैच हो सकते हैं। जैसे एक कैच का आपका ये हो गया, इसके बाद एक कैच और लिख दिया मान लिया मैंने, उसके बाद एक कैच और कर दिया। अब जब एक्सेप्शन जनरेट होगा किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, मान लेते हैं कि इस स्टेटमेंट ने एक्सेप्शन जनरेट किया, तो एक्सेप्शन किस टाइप का है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा। अब जो ये कैच स्टेटमेंट है इसमें हमने वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एक्सेप्शन किस टाइप का, ये वाला कैच है ये किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, ये वाला कैच है ये किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, ये कैच है ये किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं 5 को डिवाइड करता हूं 0 से, मैं लिख दिया इंट आई इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0। तो ये क्या काम करेगा, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो आपका रिजल्ट आता है इन्फिनिटी। सबको पता ना ये। तो ऐसी स्टेटमेंट आपको एरर मतलब एक्सेप्शन थ्रो करती है, इसको बोलते हैं हम डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो, जैसे इससे पहले वाला हमने क्या देखा था, जब हमने एरे का जो साइज था वो गलत स्पेसिफाई कर दिया था, तो उसमें हमने लिखा था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना। तो आपका जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है वो किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कैच उसको रिसीव करेगा। ये चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। ठीक है, कई बार होता है कि भाई आपकी कोई स्टेटमेंट एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रही,
लेकिन फिर भी हमने एक्सेप्शन जनरेट करना है, तो हमें मैनुअली थ्रो लिखना पड़ेगा। थ्रो, या तो आप थ्रो के साथ कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, मतलब एक्सप्रेशन लिख सकते हो, थ्रो एक्सप्रेशन कुछ भी जो आपने जिसको आप थ्रो करना चाहते हो, तो इस टाइप से भी लिख सकते हो। सिंपल थ्रो लिखोगे तो जो भी इसका नेक्स्ट कैच होगा, जिसके साथ ये पैरामीटर मैच होंगे इसके, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जब भी एक्सेप्शन थ्रो होता है, उस स्टेटमेंट के बाद ट्राई के अंदर कोई भी कैच ब्लॉक, मतलब सॉरी, कोई भी स्टेटमेंट ट्राई के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जो ये मल्टीपल कैच है, ये सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जिसके साथ वो मैच करेगा वो सिर्फ वो कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। आगे आगे हम इसका एग्जांपल भी करेंगे, उस टाइम ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि भाई अपना जो मेन है, मेन के अंदर सपोज करो मेरे पास दो वेरिएबल है, इंट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 0 और एक c है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि भाई c है जो, ये है a डिवाइड बाय b। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा डिवीजन बाय 0 का। आप इसको करके देखना प्रोग्राम को C++ के अंदर, क्या आउटपुट आपको जनरेट करेगा ये। तो अब हमें पता है कि ये थ्रो करेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दूंगा। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये एक्सेप्शन क्या जनरेट करता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, अब जो आपकी जो कैच स्टेटमेंट होगी, इसने ये जनरेट करना है इन्फिनिटी, सी का जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। एक तो सॉल्यूशन ये है कि भाई आप इसको, जो ये एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, इसको रोकना चाहो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, मैं ये कंडीशन लगा दूं, इफ b नॉट इक्वल टू 0, b अगर 0 नहीं है तो डिवाइड करो a को b से। अगर मैं ये कंडीशन लगा देता हूं तो क्या अपनी ये जो स्टेटमेंट है ये कभी भी एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब b की वैल्यू 0 है तो अपना c को मैं कर रहा हूं a डिवाइड बाय b, मतलब c की वैल्यू इन्फिनिटी कभी भी नहीं होगी, है ना। ये बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो मैंने ये सिचुएशन थी, चलो भाई हमें पता चल गया कि भाई इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करना है। तो मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, मान लिया हमें पता कि b की वैल्यू 0 है और 0 है, तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर 0 नहीं है तो मैं सपोज करो थ्रो कर देता हूं किसके हो, b को। ये सब मैंने लिखना पड़ेगा ट्राई के अंदर, ये भी ट्राई के अंदर आएगा।
ये सारा। और इसके बाद मैं कैच स्टेटमेंट लगाता हूं। कैच में अब थ्रो क्या कर रहा हूं मैं, बी की वैल्यू क्या है, इंटीजर। तो मैं इसका टाइप डिफाइन कर देता हूं, मान लिया इंट एक्स, कि भाई ये इंटीजर टाइप की इसके अंदर वैल्यू आएगी। थ्रो करने के बाद कंट्रोल आपका कैच स्टेटमेंट में आएगा। तो यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ, एक्सेप्शन कोड। ठीक है, अब एक और कैच मैं मान लेता हूँ, इसी कैच के बाद, इसके बाद मैं लिखता हूँ कैच डबल डी। इसके अंदर मैं सी आउट करवा देता हूँ हेलो, और उसके बाद मैं सी आउट करवा देता हूँ आउटसाइड, आउटसाइड कैच। ठीक है, और मेन को बंद कर देते हैं। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इसने थ्रो करा एक्सेप्शन, थ्रो लिख दिए, हम मैन्युअली थ्रो कर सकते हैं एक्सेप्शन को। अब बी की वैल्यू क्या है, 0। अब थ्रो होने के बाद क्या करेगा, ये कैच स्टेटमेंट देखेगा, कैच जिसके साथ भी मैच करेगा। यहाँ देखो इंट एक्स इसके साथ मैच कर गया तो इसको एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, और उसके बाद सीधा वो कैच स्टेटमेंट को स्किप करेगा और अगली सी आउट स्टेटमेंट पे जाएगा, जो इसके बाद की स्टेटमेंट होगी और उसको प्रिंट करवा देगा। इतना समझ में आया सबको? दो तीन लेक्चर में करेंगे हम इसको, तो धीरे धीरे सारे जो इशू होंगे वो रिजोल्व होते जाएंगे। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।